सरकार के द्वारा अब नई भर्तियों में एक रूल जारी कर दिया है कि अगर आप किसी भी भर्ती के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हर वर्ग में आपको 35 मार्क्स लेना बेहद जरूरी है, 35% मार्क्स लेना जरूरी है। जिसके चलते आज जो है कांग्रेस के जो युवा लोग हैं उनके द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। युवा प्रदेश अध्यक्ष नीतीश कटारिया जो फिलहाल मेरे साथ मौजूद है। ये प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है इसकी पूरी जानकारी देने के लिए सर, ये जो आज प्रदर्शन कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये बताइए कि रूल को आप गलत किस प्रकार से ठहरा रहे हैं? आप देखिए, गलत ही गलत है। पोस्ट खाली है, युवा तैयार हैं। 35% जो है ये जो शर्त है ये अत्याचार है। आप देखिए, जो साथी हमारे युवा पहले ही यूजीसी से नेट क्लियर करके उन्होंने अपने आप को एस्टैब्लिश कर लिया कि भाई अब वो क्वालिफाइड हो गए हैं कि वो प्रोफेसर लग सकें। पहली बार ऐसा हुआ है हरियाणा के अंदर, पूरे देश में हरियाणा ने ऐसा मॉडल बना दिया है कि 35% आप जब एग्जाम के टाइम में 35% और लीजिए तब जाके आपका सिलेक्शन करेंगे जी। एक ही एग्जाम की दो बार सिलेक्शन, और वो भी 35% के क्राइटेरिया से, कहाँ तक जायज है? ये सिर्फ किस लिए है कि ये 35% का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सरकार ने इसलिए बनाया है कि ये SC, OBC, EWS के बच्चों को इनकी जो नौकरियों की जो रिक्त पद हैं उन पदों को खाली रखा जाए और बैकडोर एंट्री करके HKRN के माध्यम से इनको नौकरी मिलेगी। पक्की नौकरी देना नहीं चाहते। अब देखिए, सरकार का 11 साल में एक भी ऐसी भर्ती बता दें जो सिंगल क्लियर हो रखी हो और जो कोर्ट में चैलेंज ना हुई हो। अब वही समय आप हमारी कांग्रेस पार्टी हुड्डा साहब के टाइम की कोई भी नौकरी देख लीजिए, हमारी नौकरियों में आज तक कोई भी कोर्ट में चैलेंज नहीं हुई है। सर, एक बात बताइए, जिस 35% की जो शर्त सरकार के द्वारा लागू की गई है, क्या आपको लगता है कि कोई भी कैंडिडेट अगर किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करता है तो 35% जब तक वो मार्क्स नहीं लेगा तब तक वो एलिजिबल नहीं माना जाएगा और वो कहीं ना कहीं देखिए इन फ्यूचर जनता को सर्व करेगा, तो इससे उसकी क्या बेसिक नॉलेज का पता नहीं चलेगा? तो क्या ये रूल गलत कैसे हो सकता है? बेसिक नॉलेज की बात नहीं है मैम, इशू ये है कि ये 35% का बाद में क्यों? जब हम यूजीसी से हम क्लियर कर चुके हैं, एलिजिबिलिटी हमारी क्लियर हो चुकी है, उसके बाद दोबारा किस चीज का? जो गोल्ड मेडलिस्ट व्यक्ति है, जो स्टूडेंट ने गोल्ड मेडल ले रखा है, अच्छे अच्छे संस्थानों में स्कॉलर हैं, पढ़ा रहे हैं, लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, उनको वो 35% नहीं ले पा रहे। सर, ये तो कह रहे हैं ना कि जो 35% मार्क्स लेंगे तो वो जो फाइनल एग्जाम होगा उसके अंदर भी तो उसको काउंट किया जाएगा ना। मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दो बार एलिजिबिलिटी कहीं पर नहीं होती पूरे इंडिया में। आप एक जगह तो बताएं। जब मैं कह रहा हूँ गोल्ड मेडलिस्ट व्यक्ति, जो गोल्ड मेडलिस्ट प्रोफेसर हैं, उनको 35% के उसमें कि पॉसिबल कैसे है? ह्यूमनली इम्पॉसिबल है। जो गोल्ड मेडलिस्ट व्यक्ति है, जो फर्स्ट आ रहे हैं, उन लोगों को ये कैसे कर रहे हैं? ये 35% का सिर्फ कुछ नहीं है, बरगलाने की स्कीम है, युवाओं के पोस्ट को खाली रखने की स्कीम है और उसके बाद SKRN के माध्यम से ये आरक्षण के ऊपर डायरेक्ट अटैक है कि ये संविधान की इनकी चीज़ों को छेड़छाड़ करके ये हमारे SC OBC भाइयों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये जो सरकार कहती थी कि हम SC OBC के हितैषी हैं, ये कोई हितैषी नहीं है, ना ही उनको नौकरी देना चाहते हैं, उनको सिर्फ चपरासी लगाना चाहते हैं हमारे हरियाणा। आप कह रहे हैं कि इससे बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ेगी, तो अगर सरकार ये कह रही है कि बच्चा और अच्छे तरीके से इसकी प्रिपरेशन करेगा अगर ये रूल लागू कर दिया जाए। या आप एक बात बताइए, एक इंग्लिश के सब्जेक्टिव एग्जाम में आप 5-5 स्कॉलर के 15 क्वेश्चन 3 घंटे में ये करवाने के जो कर रहे हैं, पहली बार ऐसा हो रहा है। 15 क्वेश्चन कैसे? ह्यूमनली इम्पॉसिबल है। उसके बाद भाई इंग्लिश के प्रोफेसर के लिए क्या चीजें? एक्सप्रेशन, सब्जेक्टिव, ग्रामर, आपकी स्पेलिंग को कोई करेक्शन, कोई ग्रामेटिकल एरर ना हो। एक्सप्रेशन के ऊपर 15 मतलब 5 ऑथर की चीजें निकाल के ला रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक दिखाने के लिए, ढोंग रचने के लिए। जैसे इनने मनरेगा का ढोंग रचा है, 125 दिन का कानून को खत्म करके योजना बना दी, उसके बाद कह रहे हैं कि हम 125 दिन दे रहे हैं। तो ये सिर्फ चीजें घुमाते हैं, असली तथ्यों को बाहर नहीं आने देते। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आंकड़े कह रहे हैं, IMEI और इन सब के आंकड़े कहते हैं कि हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। सर, कटारिया सर, एक बात और बताइए, जो ये मुद्दा है ये सिर्फ और सिर्फ युवाओं के लिए उठाया जा रहा है या फिर आने वाले चुनावों को मद्देनजर रखते हुए एक राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है? मैम, ना तो अभी यहाँ हमारे यहाँ कोई चुनाव होने हैं, 4 साल का पूरा टेन्योर बचा हुआ है इस सरकार का। हम तो उस आखिरी पंक्ति में उस युवा की लड़ाई लड़ना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपने 3 साल कैरियर के एक नौकरी लगने के लिए धक्के खा के इस सड़कों पर घूम के इस सरकार की बेरुखियों को रोज नापते हुए सड़कों के ऊपर बसों की छत पे बैठ के जो मेहनत कर रहे हैं, उसके लड़ाई लड़ रहे हैं। राजनीतिक तौर पे कोई नहीं है, मैंने नौकरी लगना नहीं, हमारे साथियों ने लगना नहीं, हम तो उन व्यक्तियों के लड़ रहे हैं जिन्होंने नौकरी लड़ना है, जो जरूरतमंद लोग। तो व्यवहारिक तौर पर इसका समाधान क्या होगा? सिर्फ ये प्रदर्शन तक ही सिमट जाएगा मसला या फिर? हम तो इसको सड़क से लेकर संसद तक इसकी बात उठाएंगे। अभी हम अपना HPSC के चेयरमैन का घेराव करेंगे। ये सरकार सोचे ना, हम अवेयरनेस कैंपेन भी शुरू करें कि बच्चों को पता तो लगे
अलग अलग लाइब्रेरीज में जा रहे हैं, कॉलेजेस में जा रहे हैं, तो इस चीज को हम ऐसे ही उठाएंगे और उठाते रहेंगे। मतलब कहने का मतलब ये नेशनल लेवल तक इसको लेकर जाया जाएगा, सिर्फ एक स्टेट तक ही सीमित नहीं रखा जाएगा। क्योंकि अभी तो इन्होंने हरियाणा में किया है, आगे और स्टेटों में करेंगे तो वहां करेंगे, तो अभी हरियाणा में तो हम इनका पीछा छोड़ने वाले हैं नहीं HPSC चेयरमैन जी। साहब का। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू। तो जैसा कि कटारिया जी ने बताया कि पूरे प्रदेश स्तर पर इस प्रकार का जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है, लेकिन आने वाला समय ये बताएगा कि जो प्रदर्शन है इसका असर सरकार पर कितना पड़ता है। और इसके साथ ही आप रिव्यू देना मत भूलिएगा कि इस रूल के बाद आपको क्या तो लाभ मिलेगा, क्या आपको हानि होगी, वो कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। बने रहे हरियाणा लेटेस्ट अपडेट के साथ। मैं सौम्या माथुर आप सभी दर्शकों से लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।